वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब तक जो चर्चा हुई थी वो शुरू में चर्चा हुई लेटर्स एंड वर्ड्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, वर्ड्स का ही दूसरा नाम है ये बताया गया था। पार्ट्स ऑफ ए स्पीच की संख्या 8 है ये बताया गया था। उसमें से जो पहला पार्ट्स ऑफ ए स्पीच है या वर्ड्स की जो पहली वैरायटी है दैट इज़ नाउन, उनकी चर्चा हुई है। नाउन एंड नंबर की चर्चा हुई, नाउन एंड केस की चर्चा हुई, देयर आफ्टर आर्टिकल की चर्चा हुई, क्योंकि आर्टिकल जो है वो कनेक्टेड है नाउन से। और आर्टिकल का प्रयोग आप लोगों को बताया गया कि किस तरह से वो केवल और केवल एक पार्ट्स ऑफ ए स्पीच से रिलेटेड है, दैट इज़ नाउन। एक नारा दिया गया था और बताया गया था कि नो नाउन नो आर्टिकल। अगर किसी सेंटेंस में जब तक नाउन नहीं आएगा तब तक आर्टिकल के प्रयोग की बात नहीं होगी। जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है, बताया गया था कि ही इज़ एन ऑनेस्ट, ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर एन का जो प्रयोग किया गया है वो अनवांटेड है, अनडिजायर्ड है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं पर कोई नाउन नहीं आया हुआ है। और नाउन जब तक नहीं आएगा तब तक आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फिर डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल्स की चर्चा हुई, उसके बारे में आप लोगों ने जाना। नाउ ये सेकेंड पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, वर्ड्स की दूसरी वेराइटी दैट इज़ प्रोनाउन, इसकी चर्चा आज हम शुरू कर रहे हैं। प्रोनाउन। अब फिर से एक बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ वो कंसेप्ट कि अंग्रेजी ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, उसमें जो उसका नोमेनक्लेचर है, जो नाम दिया गया है उस टॉपिक का या उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स का, उसके नाम में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स छुपी हुई है। अगर उसके नाम को आपने ठीक से समझ लिया देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, यू विल बी इन ए कमांडिंग सिचुएशन टू अंडरस्टैंड दी इंट्रिकेसीज ऑफ दैट टॉपिक। उसके जो है सो आप उसमें जो निहित बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, उनको आप आसानी से समझ लेंगे अगर आप यहाँ पर इसके मीनिंग को क्लियरली समझ लिए तो। यहाँ पर ये प्रोनाउन बना हुआ है शब्द, इसमें एक प्रो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स और सफिक्स की चर्चा हमने की थी आपके सामने और बताया था कि प्रीफिक्स पहले लग जाए, पहले जो फिक्स हो जाए किसी शब्द के साथ और उसका मीनिंग बदल दे। जैसे हम कहें पॉसिबल, इसमें अगर हम प्रीफिक्स लगा दें इम्पॉसिबल तो इसका मीनिंग बदल गया कंप्लीटली। ये कंट्राडिक्टरी मीनिंग या ये इसका एंटोनिम हो गया, उल्टा विपरीतार्थक शब्द हो गया ये। तो ये प्रो नाउन में प्रो इज ए प्रीफिक्स जो नाउन के पहले लग गया। अब इस प्रो का क्या मतलब होता है? प्रो का 2-3 मतलब होता है। एक मतलब तो होता है प्रो का मतलब फॉर या ऑन बिहाफ ऑफ, हिंदी में कहिए के बदले में या की जगह। एक अर्थ इसका ये होता है। दूसरा अर्थ होता है इसका
सपोर्ट मतलब समर्थन करने वाला, सपोर्टर। अब जरा एक एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रो सेकुलरिज्म। इस सेंटेंस को जरा देखिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, हम यहाँ पर कंसेंट्रेट होंगे क्योंकि हमें प्रो का अर्थ जानना है। प्रो सेकुलरिज्म मतलब, सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्षता। मतलब किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना, किसी खास धर्म के लिए काम नहीं करना, सारे धर्म का विकास हो, सारे धर्म के मानने वाले लोग एक साथ रहें, दिस इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकार निरपेक्ष होगी, इनडिफरेंट होगी धर्म के मामले में, दिस इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। तो भारतीय संविधान प्रो सेकुलरिज्म है, मतलब धर्म निरपेक्षता का समर्थन करने वाला। यहाँ सपोर्ट, प्रो का मतलब हुआ सपोर्टिंग, समर्थन करने वाला। हमने दूसरा अर्थ बताया था प्रो का, वो अर्थ था ऑन बिहाफ ऑफ या फॉर या इन प्लेस ऑफ, की जगह के बदले में, ये अर्थ होता है। जैसे ही इज दी प्रो वीसी ऑफ बिहार यूनिवर्सिटी। यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, ये प्रो आया हुआ है और वीसी शब्द आया हुआ है। वीसी का मतलब होता है वाइस चांसलर। तो ये प्रो वीसी एक अधिकारी होते हैं, ही इज एन ऑफिसर ऑफ ए यूनिवर्सिटी। इनका नाम प्रो वीसी क्यों पड़ा हुआ है? ये नाम प्रो वीसी इसलिए है, यहाँ प्रो का मतलब है कि जगह या के बदले। मतलब प्रो वीसी का मतलब हुआ कि जब वीसी साहब, वीसी जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं, तो वीसी साहब अगर नहीं हैं तो उनका सारा काम देखने वाला जो पदाधिकारी होता है, दैट इज कॉल्ड प्रो वीसी। अब एक शब्द जो बड़ा कॉमन आता है, एक फ्रेज है, वो है, उससे भी थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये बहुत कॉमन है और बार बार पूछा जाता है, प्रोज एंड कॉन्स, PROS एंड कॉन्स CONS। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पक्ष विपक्ष। किसी चीज का एडवांटेजियस जो एस्पेक्ट है, दैट इज पक्ष। किसी चीज का डिसएडवांटेजियस जो एस्पेक्ट है, दैट इज विपक्ष। तो
ये प्रो का प्लुरल फॉर्म है एक तरह से, ये प्रोज हम लिखते हैं, मतलब समर्थक। एंड कॉन्स जो है ये कंट्रा शब्द है। कंट्रा का मतलब होता है उल्टा, विपक्षी। कंट्राडिक्शन का मतलब हुआ विरोधाभासी बात। तो ये प्रोस एंड कॉन्स, इस पर बार बार इसको पूछा जाता है, इसकी क्या मीनिंग है, इसका यूज किया जाता है। तो इसका मीनिंग जो होता है वो है पक्ष विपक्ष, मतलब फॉर एंड अगेंस्ट। इसको आप कह सकते हैं फॉर एंड अगेंस्ट। मेरा कंसंट्रेशन प्रो पर है कि प्रो का इतना सारा मीनिंग होता है। प्रो मतलब सपोर्टर, प्रो मतलब ऑन बिहाफ ऑफ, इन प्लेस ऑफ। तो हम जब प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसमें से कौन सा अर्थ हम लेते हैं? इसमें से प्रोनाउन के रूप में जब हम प्रो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, प्रो प्रीफिक्स का प्रयोग कर रहे हैं रादर, तो इसका मतलब होता है, यहाँ जो प्रो है इट मीन्स, दिस प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ या ऑन बिहाफ ऑफ। यहाँ हमको इस प्रो का ये सेंस लेके चलना है। इसका प्रयोग यहाँ इस अर्थ में किया जाता है। तो इस तरह से अब हम अगर प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? पहली बात कि प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ या ऑन बिहाफ ऑफ ए नाउन। दिस शुड बी क्लियर कि प्रोनाउन एक शब्द है। ये वर्ड्स की जो 8 वैरायटी है उसमें से ये दूसरी संतान है प्रोनाउन। पहली संतान नाउन, जिनकी चर्चा हो चुकी है। दूसरी संतान प्रोनाउन, इनकी चर्चा शुरू हो रही है। तो यहाँ पर प्रोनाउन शब्द की वैसी वैरायटी है जो यूज्ड इन प्लेस ऑफ या ऑन बिहाफ ऑफ ए नाउन। किसी नाउन की जगह पर या किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे राम इज ए टीचर, ही इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पर ये नाउन है और ये ही जो है ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है। इसकी जगह पर इस राम को हटा के, हम यहाँ राम भी लिख सकते थे, लेकिन हमने राम को हटाया और ही को बैठाया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इसमें ये राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राम के बदले में आया हुआ है। देयरफॉर इट इज ए प्रोनाउन। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, दूसरी बात जो आपको जानना चाहिए, वो दूसरा पॉइंट,
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पर ध्यान दीजिएगा। सिंस ए प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स ए नाउन, नाउन को रिप्रेजेंट करता है ये बताया गया, या नाउन के बदले में वो आता है, या नाउन की जगह पर आता है। तो चूंकि ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है, देयरफॉर इट मस्ट एग्री इन नंबर एंड जेंडर with the noun for which it is used। बहुत ध्यान से इसको समझिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्रक्स है, बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है प्रोनाउन का। कि हमने कहा कि चूंकि प्रोनाउन किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जिस नाउन को रिप्रेजेंट करता है उस नाउन के नंबर और जेंडर के हिसाब से इस प्रोनाउन का सिलेक्शन किया जाना है। मतलब अगर नंबर आप जानते हैं दो तरह का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। जेंडर जो होता है वो भी दो तरह का है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग किसी सिंगुलर नाउन के लिए कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग किसी प्लूरल नाउन के लिए कर रहे हैं तो उस स्थिति में वो प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए। अगर हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग किसी मैस्कुलिन जेंडर वाले नाउन के लिए कर रहे हैं, पुल्लिंग नाउन के लिए कर रहे हैं, तो वो प्रोनाउन भी मैस्कुलिन जेंडर का होना चाहिए। अगर हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग किसी फेमिनिन जेंडर वाले नाउन के लिए, स्त्रीलिंग के लिए कर रहे हैं, तो वो प्रोनाउन भी फेमिनिन जेंडर का होना चाहिए। दिस इज मीन्ट बाई देयरफॉर इट मस्ट एग्री इन नंबर एंड जेंडर विद द नाउन। इस यहाँ कहने का यही मतलब हुआ कि नंबर और जेंडर में इसको एग्री होना चाहिए। किसके साथ? जिस नाउन के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, जिस नाउन की जगह पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग देयर he is playing cricket। ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। हमने कहा कि सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग देयर, कहीं पर फील्ड में कुछ विद्यार्थी लोग खेल रहे हैं स्कूल के मैदान में, और अब ये स्टूडेंट्स नाउन के लिए हम यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, और ये प्रोनाउन हमने क्या दिया? ही। भैया ये क्या सही है? कदापि नहीं, ये सही नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हुआ सही? क्योंकि ये जिस नाउन के बदले में प्रयुक्त हो रहा है उसके नंबर से ये एग्री नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। ये
किस नाउन के लिए आ रहा है? यस, ये आ रहा है प्लुरल नाउन के लिए। तो प्लुरल नाउन के लिए आ रहा है तो इसका भी प्लुरल होना जरूरी है। जैसे अब क्या होगा, ये यहां पर गलत हो गया, सही क्या होगा? सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग देयर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्रोनाउन में है। वो क्या होगा? सही होगा कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब ये दे जो हुआ ये ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? क्योंकि ये अब नंबर में इससे एग्री कर गया। जिस नंबर का ये है मतलब प्लुरल नंबर का नाउन है, तो प्लुरल नंबर का प्रोनाउन भी आ गया। तो ये रूल जो कह रहा है वो ये है कि चूंकि प्रोनाउन नाउन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्लेस करता है, उसकी जगह पर आता है, ऑन बिहाफ ऑफ आता है, देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट इट मस्ट एग्री इन नंबर एंड जेंडर विथ द नाउन फॉर विच इट इज बीइंग यूज्ड। जिस नाउन के बदले में इसका प्रयोग किया जा रहा है उस नाउन के नंबर और जेंडर से इसका मैच होना चाहिए, इसका एग्रीमेंट होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लें। जैसे हम कहें कि सीता इज ए नर्स, दे वर्क वेरी हार्ड। ये सेंटेंस दिया हुआ है। भाई ये किसी की डफली किसी का राग वाली बात है, ठीक है। कहीं कोई एग्रीमेंट नहीं है, कहीं कोई मैच नहीं है। क्या गड़बड़ी हुई है? हम बात कर रहे हैं सीता की। सीता ये नाउन है, कोई इसमें संदेह नहीं है, नाम है किसी महिला का। हम कह रहे हैं कि वो नर्स है महिला, और हम सीता के लिए प्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन। ये क्या कर दिया हमने? ये तो ब्लंडर है। यहाँ ये नाउन जिसके बदले में हम प्रोनाउन का प्रयोग करने जा रहे हैं वो सिंगुलर नाउन है। अच्छा, तो ये सिंगुलर नाउन है तो हमको यहाँ पर ही लिखना चाहिए था। क्या ऐसा करते तो हम सफल हो जाते? नहीं। ठीक है, आपने नंबर में तो एग्री करा दिया, ये सिंगुलर था तो सिंगुलर आपने दे दिया, बट जेंडर का एग्रीमेंट नहीं हुआ, लिंग का एग्रीमेंट नहीं हुआ। क्या हुआ? ये सीता जो फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए प्रोनाउन जो आएगा वो भी फेमिनिन जेंडर वाला होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ अगर हम सी लिखेंगे तब जाके सही होगा। लेकिन फिर एक गलती है, हालांकि वो अभी चर्चा नहीं हुई है, वो आगे चर्चा होगी, बट इसको आपको वर्क्स करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब वर्क्स का प्रयोग किया जाएगा। अब जाके ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से सही हुआ। तो बेसिक चीज़ ये है कि प्रोनाउन रिप्रेजेंट करता है नाउन को, और चूंकि ये रिप्रेजेंट करता है नाउन को, देयरफॉर इट मस्ट एग्री विथ द नंबर एंड जेंडर ऑफ द नाउन फॉर विच इट इज़ बीइंग यूज्ड। जिसके लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है
उससे नंबर और पर्सन में इसका एग्रीमेंट होना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट, अब ये प्रोनाउन रिप्रेजेंट करता है नाउन को, ये क्लियर हो चुका है। नंबर और जेंडर में वो एग्री करता है जिस नाउन के लिए आता है, ये भी क्लियर हो गया। अब जरा हम जाने कि ये प्रोनाउन क्या काम करता है। तो थर्ड पॉइंट में हम इसकी चर्चा करेंगे। सिंस ए प्रोनाउन is used in place of a noun, it must perform all the वर्क या ड्यूटी आप कह लीजिए परफॉर्म्ड बाय ए नाउन इन ए सेंटेंस। भाई प्रो वीसी साहब अगर वीसी साहब की जगह पर काम करते हैं, उनके बदले में काम करते हैं, तो तभी कहा जाएगा कि ये एग्जैक्टली उनका सारा काम कर लेते हैं, जब वो जो काम वीसी साहब करते हैं वो सारा काम ये प्रो वीसी साहब भी कर लें। उसी तरह से प्रोनाउन साहब को हम तब जो है सो परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन कहेंगे जब ये नाउन के द्वारा जो भी काम किया जाता है सेंटेंस में वो सारा काम ये कर लें। तो सवाल उठता है कि कोई नाउन किसी सेंटेंस में क्या काम करता है। इसकी बात आप लोगों को बताई जा चुकी है कि नाउन 3 काम करता है बेसिकली किसी सेंटेंस में। कोई नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, डूअर हो सकता है, वो करता होगा, एजेंट होगा। पहला काम नाउन का ये है। दूसरा काम नाउन का क्या है कि वो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, जिसको हिंदी में कर्म कहते हैं। वो नाउन उसकी जगह पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। तीसरा काम नाउन का जो है वो है कि वो किसी वाक्य में कंप्लीमेंट का, पूरक का, अर्थ को, सेंस को कंप्लीट करने वाले वर्ड के रूप में वो प्रयुक्त हो सकता है। दीज आर दी 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस। नाउ अब कह रहे हैं कि नाउन, प्रोनाउन इज इक्वल टू नाउन। अगर हम ये बात कह रहे हैं कि इसको मान लीजिए, तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो नाउन जितना काम कर सकता है वो सारा का सारा काम प्रोनाउन भी कर सकता है। तो अब हम चौथी बात करें। चौथी बात क्या होगी? ए नाउन वर्क्स एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। पहला काम, एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। पहला काम नाउन का क्या है कि वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होगा किसी सेंटेंस का। वो सब्जेक्ट हो सकता है, कर्ता हो सकता है। जैसे राम रीड्स ए बुक। इस वाक्य में
राम जो है डूअर है, पढ़ने का काम हो रहा है, और इस काम को परफॉर्म करने वाला इसका डूअर या इसका एजेंट या इसका कर्ता या सब्जेक्ट ये राम है। ठीक है, तो इसी बात में हम कहें कि ए प्रोनाउन ऑल्सो कैन वर्क एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। कैसे भाई? एग्जाम्पल, हम राम को हटा दिए, इनकी जगह ही रीड्स ए बुक। तो ये जो ही आया, ये राम को रिप्लेस करने के लिए, राम को हटाने के लिए, राम को हटाकर उसकी जगह बैठने के लिए ये ही आया, और ये ही इसमें डूअर है, इसमें एजेंट है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें ये कर्ता है। मतलब क्या हुआ कि क्या साबित हुआ कि प्रोनाउन इज इक्वल टू नाउन इज इक्वल टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में अगर हम प्रयोग करना चाहें तो नाउन और प्रोनाउन इक्वल हो गए। नाउन भी सब्जेक्ट का काम करता है तो प्रोनाउन भी उसका काम कर सकता है। तो पहली ड्यूटी इसने, पहला जो असाइंड वर्क था वो इसने पूरा कर दिया। देयरफॉर प्रोनाउन इज इक्वल टू नाउन। नाउ पांचवी बात, क्या होगी? ए नाउन कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर एक्शन का असर हो वो ऑब्जेक्ट आप लोगों को बताया गया था, एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। जैसे ही बीट्स राम, यहां पर ये सब्जेक्ट है और एक काम हो रहा है कुटाई का, पिटाई का काम हो रहा है, और इस काम का असर इन पर पड़ रहा है। मतलब ये क्या हो गए? ऑब्जेक्ट है। राम क्या है? शब्द के रूप में क्या है? ये नाउन है, और नाउन ये क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अब हम टेस्ट करेंगे कि वेदर प्रोनाउन में वो कैपेसिटी है कि वो ऑब्जेक्ट का काम कर सके। जवाब होगा हाँ, बिल्कुल है। क्या होगा? सीता लव्स हिम, ये सेंटेंस दिया हुआ है। इसमें ये सब्जेक्ट है, यहाँ प्रेम करने का एक काम हो रहा है, इस काम का डूअर ये है, देयरफॉर ये सब्जेक्ट है, और इसका इफेक्ट इन पर हो रहा है, और ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। देयरफॉर कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन हुआ कि प्रोनाउन इज इक्वल टू नाउन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जहाँ तक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने की बात होगी, अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है किसी सेंटेंस का, तो प्रोनाउन में भी वो कैपेसिटी है कि वो भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन के दिखा देगा। फिर छठी बात क्या होगी?
छठी बात ये होगी कि ए नाउन is also used as a complement in a sentence. ये किसी सेंटेंस में कंप्लीमेंट के रूप में उसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए हम किसी नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज ए टीचर। अब यहाँ पर अगर हम राम इज पर स्टॉप हो जाते तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं था। हम यहाँ पर टीचर नाउन के रूप में एक शब्द को ला रहे हैं और इसका प्रयोग कर देने से इसका सेंस कंप्लीट हो गया। देयरफॉर ये टीचर जो है वो इसमें कंप्लीमेंट के रूप में आया हुआ है। और इसमें एक नारा आपको दिया गया था, ये जब नाउन की बात हो रही थी उसमें बताया गया था कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कंप्लीमेंट्स बट ऑल कंप्लीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली ऑब्जेक्ट्स। तो राम इज ए टीचर, यहाँ पर ये टीचर जो आया हुआ है वो कंप्लीमेंट का काम किया। अब अगर हम एक प्रोनाउन का प्रयोग करें, दिस पेन इज योर्स। अब ये देखिए ये सेंटेंस, यहां पर योर्स ये प्रोनाउन है। दिस पेन इज पर अगर हम स्टॉप हो जाते तो ये सेंटेंस का सेंस इनकम्प्लीट होता। ये योर्स आकर के यह कलम तुम्हारी है, यह योर्स शब्द आया जो प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन ने यहाँ आकर अपना स्थान बनाकर क्या किया, इसके सेंस को कंप्लीट किया। मतलब क्या हुआ कि ये प्रोनाउन यहाँ पर कंप्लीमेंट के रूप में आया। मतलब फिर कंक्लूजन क्या निकला कि प्रोनाउन इज इक्वल टू नाउन इज इक्वल टू कौन चीज, कंप्लीमेंट। मतलब अगर नाउन कंप्लीमेंट का काम कर सकता है तो प्रोनाउन भी कंप्लीमेंट का काम कर सकता है। तो ये यूज में बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है प्रोनाउन नाउन के। अब ये सवाल उठता है कि भाई जब ये इक्वल है या वही काम करता है जो काम नाउन करता है, तो हम इसका अलग से अध्ययन क्यों करते हैं? हमको इतना फालतू समय तो है नहीं हमारे पास कि हम एक और एक्स्ट्रा बर्डन लें, एक ही काम करने के लिए दो दो चीज़ को हम जो है सो पढ़ें। तो ऐसी बात नहीं है, इसकी अपनी उपयोगिता है, यूटिलिटी है, यूजफुलनेस है। प्रोनाउन का अपना महत्व है और इसकी जो यूटिलिटी है या यूजफुलनेस है, वी विल डिस्कस दैट पॉइंट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। फॉर टिल देन, ऑल राइट, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, गुड बाय। सब्सक्राइब करिए, आप शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स वगैरह डालते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।